हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी करोगे। लीनियर प्रोग्रामिंग की बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, उसी की कंटिन्यूएशन में बात करेंगे। तो इस क्लास में क्या डिस्कस करना है? ऑब्वियसली हम लोग हैंड आउट सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी कंटिन्यूएशन में सारी चीजें डिस्कस हो रही है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, ये सारे मैंने बता दिए थे। अब हम बात कर रहे हैं इस क्लास में केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में। अब जो नया कुछ अगर बताने की अगर बात मेरे से पूछोगे तो मैंने कहा कि नया नहीं है। अब टॉपिक इस चैप्टर में बहुत ज्यादा नहीं है। दो टाइप का सॉल्यूशन होते हैं, बाउंडेड, अनबाउंडेड। अब घुमा फिरा के उसको जितनी तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करना चाहते हो फ्रेम कर लीजिए। एक टाइप जो और यहाँ पे फ्रेम होता है वो ये कि लीनियर इनइक्वालिटी, जो अभी तक मैंने सीधा ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया, मैंने डायरेक्टली कंस्ट्रेंट दिए और उसके बेसिस पे कहा कि आप ग्राफिकल सोल्यूशन बताइए इसका, और आपने ग्राफिकल ग्राफ प्लॉट करके कॉमन रीजन निकाल के कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यूज निकाल दी, डिपेंडिंग बाउंडेड और अनबाउंडेड। जब वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी आपको तो उसमें क्या हो रहा होगा? वर्ड प्रॉब्लम में आपको वो कंस्ट्रेंट, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन खुद ही इंटरप्रेट करके आपको पहले फ्रेम करनी है, फिर उसके बाद सोल्यूशन पे बात करनी है। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस वैसे डील कर रहे होंगे, कुछ मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है इसमें जो हम डील कर रहे होंगे। तो वो एक बचा हुआ सोल्यूशन पार्ट, कंप्लीटली सेम है एज हमने डिस्कस कर लिया है। रही बात सिर्फ उसको फ्रेमिंग की, तो वो आपके लिए नया हो सकता है यहाँ पे पर्टिकुलरली, ठीक है। तो वो नया हो सकता है, बाकी कुछ नया इसमें नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। टोटल ऑफ इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने 24 क्वेश्चंस डील कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से आप मोर ऑफ देखोगे तो आपके जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव ही है। ऑब्जेक्टिव हमने फिर भी 10 करवाए हैं, और जिसमें 2 असर्शन रीजन थे, 9 ऑब्जेक्टिव, 2 असर्शन रीजन। बट वही है कि सोल्यूशन का जो कौन तरीका होना है वो सब लॉन्ग ही होना है। 120 मिनट ऑलमोस्ट हमने 2 घंटे दिए इसमें, और ऑलमोस्ट 3 घंटे हमने इसे लर्निंग टाइम दिया है। तो ये भी मैंने कहा कि ओवर एस्टिमेटेड टाइम है, थोड़ा सा हमने ज्यादा ही दिया, कम इसमें नहीं दिया है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सोल्यूशन की। सबसे पहले क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ पे पर्टिकुलरली पहले क्वेश्चन पे रीड आउट करते हैं। अब मैं ज्यादातर चीजें आपको डिक्टेट करूंगा, सोल्यूशन क्योंकि मैंने करवा चुका है, मैं बार बार कैलकुलेशन करके मेरी कैलकुलेशन अच्छी हो रही है, आपकी नहीं, राइट। तो आपको प्रैक्टिस करनी इस चीज का। हाँ, क्या क्यों कैसे हो रहा है वो सारी चीजें एक्सप्लेन हम जरूर करेंगे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे। पहला जो क्वेश्चन है कहता है कि दीपा राइड्स हर कार एट 25 किलोमीटर पर आवर, सी हैज टू स्पेंड 2 rupees per kilometer on diesel, and if she rides at a faster speed of 40 kilometer per hour, the diesel cost increases to 5 rupees per kilometer. She has 100 rupees to spend on diesel. Let's see travel x kilometer with a speed 25 kilometer per hour and y kilometers with the speed of 40 kilometer per hour. The feasible reason of the LPP is shown in the adjacent figure. Based on the above information, solve the following questions. कह रहे कि अगर वो 25 किलोमीटर के हिसाब से जाती है तो 2 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से उसको खर्च आते हैं। 40 की स्पीड से जा रही है तो वो 5 रुपए आते हैं, तो उसको टोटल मेरे उसके पास 100 रुपए हैं। वो x किलोमीटर 25 के हिसाब से जाती है, y किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। तो उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है फिगर में। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनके आपको आंसर करने हैं। तो अब अगर इसमें फिगर में मैं आऊं तो मुझे जो दिख रहा वो 2 लाइनें दिख रही, एक तो L1 है, एक L2 जिसका नाम दिया है, इसके इक्वेशंस है इन दोनों की, ठीक है। और इसके बेसिस पे पूछा गया है क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 एंड L2, ठीक है। 2 लाइन है, दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सबको आता है। पीछे क्वेश्चन में भी करवा रखा मैंने। जो L1 आपको गिवन है वो लाइन में लिख लेता हूं। वो लाइन क्या है? x/25 प्लस y/40 बराबर 1 गिवन है। जो दूसरे, अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व भी कर ले अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा? अगर आप 100 एलसीएम ले लेते हो यहाँ पे तो ये 4x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? तो 0 0 हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 2.5, राइट।
तो अगर ये 2.5 हो जाएगा तो ये बराबर 100 होगा। अब 4x प्लस 2.5 बराबर क्या, y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो आपके पास ये पहली लाइन तो यही है। ठीक है, ठीक है, अगर आप डिवाइड करते हो 100 डिवाइडेड बाई 40 करोगे, ये 0 0 हो जाएगा। 2 से करोगे तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो ये 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट हो गया। इसको आप ऐसे रख सकते हो, आप इसको चाहो तो थोड़ा सा हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर ले, थोड़ा सा लाइन को ऐसा रखेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सॉल्व करना आसान है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 8x हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, राइट। तो ऐसी लाइंस जब हम सॉल्व करने की हमें जरूरत पड़े तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रखने की कोशिश करें। ये मेरे पास L1 है, और यहाँ पे मैं L2 की बात करूंगा। तो L2 जो लाइन है वो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है, तो ये कह रहे हैं कि x/50 प्लस y/20 बराबर का 1 है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, अगेन अगर मैं 100 एलसीएम ले लूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से करोगे तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स हो जाएगा, और इससे करेंगे तो 5 ऑफ वाई हो जाएगा, राइट। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से 2x प्लस का 5y बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है, अब अगर इसमें किसी एक को इक्वेट कर दो, ऑलरेडी 5y इक्वेटेड है, दोनों में सेम है, ऊपर में से नीचे वाले को घटा देंगे, तो फ्रॉम फ्रॉम या फिर लिख लेते हैं 8x प्लस का 5y बराबर का 200 है। ठीक है, यहाँ पे 2x प्लस का 5y बराबर 100 है, इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4x आ जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे करोगे तो ये 100 आ जाएगा, राइट। तो x बराबर क्या हो गया, 100/4, और यहाँ से x के लिए बात करोगे तो ये आ जाएगा 25, राइट। ठीक है, 4 25 आ गया। अब इस x को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर मैं इस दूसरी वाली इक्वेशन से यहाँ पे बात कर लूँ तो 2 × 25 प्लस का 5y बराबर 100 है। यहाँ पे करोगे तो 50 हो जाएगा। 5y बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 50 हो जाएगा, 50 आएगा। तो y के लिए सॉल्व करोगे तो 5y बराबर 50, या फिर y बराबर मेरे पास 10 आ जाएगा, कि y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा गया था, तो 25, 10। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। अगर इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8x है, ये 5y है, ये 2x है, ये 5y है, तो 8 माइनस करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और ये 100 हो जाएगा। यही दोनों लाइनें एक बार फिर से कर लेते हैं, इसमें कुछ तो वैल्यूज डिफरेंट आ रही है। तो x/, अगर 25 है, y/40 है, ठीक है, बराबर 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 200 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 8x, और यहाँ पे करेंगे तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 5y बराबर 1। इसका मतलब 8x प्लस का 5y बराबर 200, जो कि ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है। लाइन 2 की बात करेंगे तो ये मेरे पास लाइन 2 है, जो कि है x/50। मैंने उल्टा तो नहीं लिखा हुआ है, x/50 है, ठीक है, y/20 है, y/20 बराबर का 1 है। और यहाँ से अगर मैं एलसीएम 100 लेता हूँ तो ये 50 से करेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 20 से डिवाइड करोगे तो ये 5x हो जाएगा आपका, बराबर क्या हो जाएगा 1। तो 2x प्लस का 5y बराबर यहाँ पे 100 हो जाएगा, जो कि ठीक इक्वेशन है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे चाहिए, तो इन्हीं दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए मुझे। ठीक है,
अब अगर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो हमने कहा कि इन दोनों इक्वेशन को कैसे भी करके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 5 ऑलरेडी वाई है दोनों के अंदर, तो ठीक तो है ये। 8x प्लस का 5y बराबर 200, 2x प्लस का 5y बराबर 100। ठीक है, अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अच्छा ये 6x आएगा, सॉरी माय बैड, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे होगा 100। तो 6x बराबर अगर 100 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये हो जाएगा 50/3। ठीक है, यहाँ से x बराबर 50/3 आ जाएगा, और अगर x की वैल्यू 50/3 आप पुट करोगे तो 2 इंटू वॉट, ये आपके पास आ जाएगा 50/3 प्लस 5y बराबर 100 है यहाँ पे, और अगर यहाँ से मैं डिवाइड कर दूं तो 5y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 100/3। ठीक है, 1/3 हो जाएगा यहाँ से 5, तो ये 100 इंटू क्या 2/3 हो जाएगा। इस 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास 20 आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40/3 y की वैल्यू। तो x की वैल्यू 50/3, y की वैल्यू 40/3। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्चुअली में 4 नहीं, ये आपके पास 6 है, तो इसकी वजह से सारी कैलकुलेशन उल्टी हो जा रही थी। तो यहाँ पे फर्दर अगर सॉल्व कर लें तो ये बेसिकली आ जाएगा आपके पास 50/3, और यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे 50/3 से, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये है आपका 50/3। ठीक है, और ये हो जाएगा 100/3। 100/3 ये हो जाएगा 100 इंटू 2/3, वाई के लिए सॉल्व करा तो 40/3। ऑप्शन वाइज अगर हम बात कर लें तो कौन सा ऑप्शन सही है, 50/3, 40/3? तो ये आपके पास बी ऑप्शन में आपको करेक्ट दिख रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है इसका। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, छोटी सी गलती आपको। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटर सॉरी कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ पे हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स की बेसिकली वैल्यू पूछा गया। तो एक तो मेरे पास कॉर्नर पॉइंट, अगर ये मेरे पास विजिबल रीजन है जो कि दिख रहा है डार्क है, ये मेरे पास पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हो, तो 4 पॉइंट हो रहे हैं। चारों पॉइंट्स कौन सा, एक तो 0 0 दिख रहा सीधा सीधा, एक हमने अभी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व किया था जो कि 50/3 और आपके पास 40/3 आ रहा था, दूसरा पॉइंट हो गया। यहाँ पे बात करोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये तो पॉइंट 0,20 है, दूसरा यहाँ पे ये 20 से जा रहा तो ये 25,0, ये पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं तो 0 0, 25,0, 50 और ये आपको पता 0,20, डी ऑप्शन में सारे वो ऑप्शंस हैं जो कि कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ठीक है, फिजिबल रीजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि अगर z x प्लस वाई है बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन और z मैक्सिमम z जो है वो 30 है, देन मैक्सिमम वैल्यू अकर्स एट द पॉइंट। मैंने कहा कि मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको चाहिए तो उन सारे ही पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लो, कंपैरिजन कर लो कि किस पे आ रहा है। तो अगर मैं इन सारे ही पॉइंट्स जो कि अभी जस्ट हमने लिखे 0 0, 25,0, 0,20 और 50/3, 40,3, अगर इस पे वैल्यूज में निकालता हूँ तो पहले पे तो 0 आ रहा है, दूसरे पे निकाल रहा है 25 आ रहा है, तीसरे पे 30 आ रहा है, और लास्ट में 20 आ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ऑब्वियसली कहाँ पे दिख रहा है मुझे, ये 30 मैक्सिमम दिख रहा है। किस पॉइंट पे दिख रहा है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला था उसी पॉइंट पे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम चेंज करके ये कर दे तब उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। हमने कहा कि पॉइंट तो तब भी सेम है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका चेंज हुआ है, पॉइंट सारी चीजें लाइनें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिजिबल रीजन तो चेंज नहीं हुआ। तो इसका अगर मुझे वैल्यू चाहिए, मैंने कहा पॉइंट स्टिल सेम, यही वो मेरे पास पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात करूँ। इन सारे पॉइंट्स पे आप वैल्यू निकाल लीजिए, 0 0 को पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, 25,0 पुट करोगे ऑब्वियसली तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, 6 इंटू 25 करोगे तो आपके पास 150 आ जाएगा। दूसरे नेक्स्ट की बात करोगे 180 और -120, क्या पूछ सॉरी -20, क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू मैक्सिमम दिख रही है, 150। इसमें क्या करने की क्या जरूरत थी, सिर्फ और सिर्फ हमने पॉइंट्स पुट किया, ज्यादा कुछ इसमें नहीं किया। तो वैल्यू देख लिया, कंपैरिजन किया, 150 मिल गया, तो ये मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट।
नेक्स्ट इसमें इस टाइप का फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि अगर ये अगर हो जाए ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा, फिर से निकाल लो वैल्यू, और वैल्यू फिर से निकालेंगे हमने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग, जो कि मेरे पास 6x प्लस 3y। हर बारी तीनों लास्ट के 3 क्वेश्चन में देखोगे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही चेंज हुआ है, राइट। यहाँ पे 6x माइनस 9y है, यहाँ पे 6x प्लस का 3y है, यहाँ पे वैल्यू निकाला, सबसे मिनिमम चाहिए। मिनिमम इन सब में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मुझे 0 दिख रहा है, जो कि ऑब्वियसली 0 0 पे मिल रहा है। तो अगर मेरे से कोई मिनिमम पूछे तो ये हो जाएगा इसका मिनिमम 0। पॉइंट पूछता तो हम बता देते कि ओरिजिन पे मिलता है या फिर कॉर्नर पॉइंट्स लिख देते। तो ये मेरे पास केस बेस्ड क्वेश्चन था, तो घूम फिर के वही कैलकुलेशन बार 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 बार, और इसमें मैंने कहा कि रिपीट होंगे, तो ये बात आपको समझनी है। यहाँ पे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जो कि आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई में पूछा हुआ सवाल है। एक बार फिर से देखो, ये सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में करवाया इसमें, जिसमें कह रहा है कि एक्स प्लस 2y अगर लेस देन 12 है, और 2x प्लस वाई लेस देन 12 है, 4x प्लस 5y ग्रेटर देन 20, मतलब बेसिकली आपके पास कंस्टेंट गिवन है। अगर ये कंस्टेंट गिवन है, हमने कहा कि हमको सॉल्व करनी है, प्रोसेस में कोई चेंज है नहीं है। तो अगर मैं लिख लूं सोल्यूशन में कैसे करते, तो हमने कहा कि पहली बात तो करना ये है कि आपको कंस्टेंट लिख लेना है। x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12 है। 2x प्लस वाई अगर याद हो तो काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 4x प्लस का 5y ग्रेटर देन 20 है ना। और लास्ट में ऑब्वियसली एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आपको क्या करना है, हमने कहा कि सबसे पहला काम करते हैं, इनको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो x प्लस 2y बराबर 12 होगा, 2x प्लस का y बराबर 12 होगा, 4x प्लस का 5y बराबर 20 होगा, x और y 0 के बराबर है। 5 लाइनें हैं, पांचों लाइनों को सॉल्व कर लीजिए। अगर मैं पहले इन पॉइंट्स के लिए लाइन के लिए पॉइंट्स निकालूं, क्योंकि मुझे कहा कि अगर ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है तो दोनों एक्सिस को कट करेंगे, तो एक बार एक्स जीरो करो वाई को जीरो करो, 2 पॉइंट मिलेगा, दोनों को मिलाएंगे, लाइन मिल जाएगी। तो हमने कहा कि अगर मैं पहली वाली लाइन की बात करूं, एक्स प्लस 2y बराबर 12 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पहले y 0 कर दूं, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे पुट करके देखो, 2 इंटू वाई 0 हो जाएगा, ये वाला x बराबर 12, तो 12,0। अगर मैं y को 0 कर x को 0 कर दूं, तो ये y की वैल्यू 6 दे देगा। दूसरी लाइन की बात करोगे तो 2x प्लस का y बराबर का 12 है। ये बेसिकली पॉइंट उल्टे हो जाएंगे, y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, और x को 0 करोगे तो इसकी वैल्यू 12 आ जाएगी। थर्ड लाइन 4x प्लस का 5y बराबर 20 है। यहाँ पे अगर y को 0 पुट करोगे तो ये 5 दे देगा, और अगर x को 0 करोगे तो ये 4 दे देगा, ठीक है। 20/5 करोगे तो आपके पास 4 मिल जाएगा। 3 लाइनें हैं, आपको पता है, ड्रॉ कर लीजिए। साथ में कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसा पहले था वो अभी भी रहेगा वैसे ही। हमने कहा कि ये मेरे पास क्या है, मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ठीक है जी। हमारे पास पॉइंट्स है, हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। पहला पॉइंट है वो आपका 12,0 है। सपोज यहाँ पे 12,0 है मेरे पास पॉइंट, और 0,6 मेरे पास सपोजिंगली यहाँ पे पॉइंट है। दोनों को मिला दे, दोनों को मिला दिया, और यहाँ से मेरे पास लाइन बन गई। तो ये मेरे पास पहली लाइन होगी, ठीक है, ठीक है। दूसरी लाइन पे आते हैं, 6,0 0,12 है। 6,0 कहने का मतलब एक्स पे 6 आएगा, तो ये मेरे पास लेट से ये मेरे पास 6 है यहाँ पे, ठीक है। तो 6,0 हो गया। और दूसरी पॉइंट क्या है, तो 0,12 है। इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को मिला देंगे तो कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी। थर्ड पे आ जाइए, थर्ड जो लाइन है वो 5,0 0,4 है। तो 0,4 तो कहीं नीचे आ जाएगा यहाँ पे, 5,0 की बात करोगे तो वो यहाँ पे आ जाएगी। इन दोनों को मिला दीजिए, इनको मिला दिया, तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास लाइनें बन रही है, ठीक है। इतना करने के बाद जो हमारा काम होता है, इनका कॉमन रीजन निकालना होता है, ठीक है। सब पे अगर मैं इनइक्वालिटी की बात करूं, है ना, सारी लाइनों को अगर आप चाहो तो इक्वेशन वाइज लिख सकते हो। पहली जो लाइन थी मैंने ग्रीन वाली ड्रॉ करी थी, एक्स प्लस 2y बराबर का 12, यहाँ पे 2x प्लस का y बराबर का 12 था, यहाँ पे 4x प्लस 5y बराबर 20 है। बस इनइक्वालिटी तो अलग तरीके से थी। इनइक्वालिटी जो इन पे लगी है लेस देन और ग्रेटर देन के लगी है। तो अगर मैं तीनों की बात कर लूं, चाहे x प्लस 2y ग्रेट लेस देन 12 की बात कर लीजिए, लेस देन 12 की बात कर लीजिए, चाहे 2x प्लस वाई लेस देन 12 की बात कर लीजिए, चाहे आप
4x प्लस का 5y ग्रेटर देन 20 की बात कर लीजिए। x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 से मुझे कहा, मैंने कहा कि पहले सब फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, वो इतनी बार हो चुका कि आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। इन तीनों ही लाइनों में अगर आप बात करोगे तो मुझे क्या दिख रहा कि ओरिजिन तो नीचे ही है ना। अब अगर इसको मैं चेक करने स्टार्ट करूं, इसमें मैं 0 0 पुट करता हूं, तो ये आएगा 0 प्लस 0 लेस देन 12, दैट इम्प्लाइज कि 0 इज लेस देन 12, राइट। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल ये बात सही है। मतलब जो आपको कॉमन रीजन मिलना है ग्रीन वाली लाइन की नीचे की रीजन मिलेगा, जो कि कॉमन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहली चीज। अगर यहाँ पे मैं बात करूं 0 प्लस 0 लेस देन 12, ये भी है तो ये भी इंप्लॉय करेगा 0 लेस देन 12, ये कहेगा कि इसके नीचे का, और येलो के नीचे बात करोगे तो ये वाला भी पॉइंट आ जाएगा, राइट। और थर्डली बात करोगे, ये क्या कह रहा है? तो कह रहा है ग्रेटर देन 20, मतलब 0 प्लस 0 पुट करोगे और ये ग्रेटर देन 12 करोगे तो ये 0 ग्रेटर देन 12 आएगा, जो कि बिल्कुल भी गलत बात है ना। मतलब ये इसके अपोजिट वाला प्लेन जो होगा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो अगर इसके ऊपर की बात करोगे तो जो रीजन आपके पास सोल्यूशन आएगा वो ये सब आएगा। इन सबका कॉमन ढूंढ रहे हो तो कॉमन कहाँ पे दिख रहा है आपको? हमने कहा कि येलो के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, ब्लू के हिसाब से चलोगे तो ऊपर जाना है, ग्रीन के हिसाब से नीचे जाना है। तो इन सब का जो कॉमन रीजन हमको दिख रहा है वो कहाँ पे दिख रहा है? तो इनके बीच में दिख रहा है, ये वाला रीजन, ठीक है। ठीक है, तो इनका जो रीजन कॉमन दिख रहा है मुझे, ये वाला रीजन आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें मैंने, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो ये कॉमन रीजन हो गया। अब कॉमन रीजन हो गया तो हमने कहा कि मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स भी हैं। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है? तो एक तो ये है मेरे पास, एक दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे है। ये मेरे पास कॉमन रीजन है, क्योंकि इसमें जाएगा नहीं, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, तो ये जो यहाँ पे नीचे दिख रहा हो किसी को लगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन होगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये हो गया। हमने कहा कि अगर ये निकाल लिया आपने तो इन कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यूज निकालिए और वैल्यूज निकाल के चेक कर लीजिए कि मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे मिल रहा है। तो ये मेरे पास 5,0 है। ये मेरे पास जो पॉइंट था 0,4 था, 0,4 मेरे पास है। ये आपको पता ही है। 0,6 था तो ये पॉइंट भी पता है। ये पॉइंट आपके पास 6,0 ये भी पता है। ये वाला पॉइंट नहीं पता। ये वाला लाइन पॉइंट जो मिल रहा है इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन से आ रहा है, x+2y बराबर 12। और आपके पास कौन सी लाइन है? येलो वाली लाइन है, जो कि क्या है, हमने लाइन तो गड़बड़ नहीं ड्रॉ करी है, मैंने आई थिंक नेमिंग इनकी गड़बड़ कर दी है क्या? ये आपके पास 5,0, ठीक है, 0,4 से मिलेगी ये सबसे नीचे वाली लाइन। तो इसकी जो, अच्छा मैंने ये इक्वेशन गलत लिख दिया है। ये वाली जो लाइन है आपकी, मैंने उल्टी लिख दी है। तो ये वाली जो लाइन है वो आपके पास 2x प्लस वाई बराबर 12 है। ये आपके पास 4x प्लस 5y बराबर 20 है, ये वाली लाइन, ठीक है। कौन कौन सी लाइन? ये येलो और ग्रीन वाली लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, कैसे निकलता है? हमने कहा कि दोनों लाइन को सॉल्व कर लीजिए। तो x+2y बराबर का 12 है और 2x प्लस का y बराबर का 12 है। आप किसी एक को इक्वेट कर लीजिए। यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 2x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, राइट, 4y हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, 4 में से y को घटाओगे तो 3y आ जाएगा। ये 24 है, 24 में से 12 घटाओगे तो 12 आ जाएगा। y के लिए सॉल्व करा तो मुझे 4 मिल गया। अगर y 4 है, किसी एक में पुट कर दीजिए, तो 2x प्लस का y बराबर 12। इसमें अगर y की वैल्यू मैं 4 पुट करता हूँ तो 2x प्लस 4 बराबर 12 मिल जाएगा, 2x बराबर 8 मिल जाएगा। x के लिए बात करोगे तो x की वैल्यू भी 4, तो 4,4 ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस क्वेश्चन को मैं इतना डिटेल बता रहा हूँ फिर से, बाकी हम हमेशा ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ये करा मैंने। ये सब करने के बाद ये सारी चीजें मैंने कहा ऑलरेडी मैंने ड्रॉन है, बट फिर भी मैंने करके दिखाया क्योंकि आपको मुझे बात समझानी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ने बस ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मिल गए, सारे पॉइंट्स मिल गए, सारे पॉइंट्स में हमको निकालना है। इन सारे पॉइंट्स पे जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो कि 60x प्लस 4y 40y है, इसमें मैंने वैल्यू निकाली, मुझे मैक्सिमम पूछा गया था। और देखो 160, 240, 400, 360, 300 में जो सबसे मैक्स वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू है।
अब क्योंकि जो रीजन आया है वो बात भी आपको दिखती है कि ये बाउंडेड रीजन है, तो बाउंडेड रीजन अगर है तो हमने कहा कि जो मैक्सिमम मिनिमम मिलना है आपको कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मिलने हैं, तो इन कॉर्नर पॉइंट्स पे ऑब्वियसली यहीं तक सोल्यूशन खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक बात है। अगर ये अनबाउंडेड होता तो एक स्टेप और जाते, आगे क्वेश्चन आएगा अनबाउंडेड का तो फिर से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए तो थोड़ी चीजें मैं दिखाना चाह रहा हूँ, 2024 का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे कह रहा है कि x प्लस 5/4 y ग्रेटर देन क्या है 55 है। ये अगर मैं देखूं तो ये अगर मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये दोनों इक्वेशन देखा जाए तो पीछे का तो सेम है। यहाँ पे भी बात करोगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 4x 5y ग्रेटर देन 20 आएगा, तो ये तीनों के तीनों या कह लो सारे कंस्टेंट सेम है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज हो गया है, तो ग्राफ तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से नहीं आता, ग्राफ तो इन लाइनों से आता है, मतलब एग्जैक्टली सेम ग्राफ बन जाएगा इन सारी लाइनों से। बताने की जरूरत है, जस्ट अभी बताया पूरा का पूरा सेम चीज। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो। तो तुमने कहा कि यहाँ पे अब मैं फिर से ड्रॉ करूंगा तब भी ये वही आ जाएगा जो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। ठीक है, ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स और सिमिलर ग्राफ दिख रहा है आपको। और हमने कहा कि इस पे जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस बार चेंज हो गया है वो थोड़ी सी वैल्यू वाइज चेंज हो गई है। अब अगर मेरे पास जब पॉइंट वही है तो हमने कहा इन सारे पॉइंट्स पे वैल्यू निकालिए। फिर से आपको पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम पूछा गया है, यहाँ पे भी वही बोला गया, कह रहा है कि मैक्सिमाइज करिए इसको। अब इन पॉइंट से जब मैंने वैल्यूज निकाली तो यहाँ पे एक चीज मुझे दिख रहा है कि 4,6 और 4,4 और 0,6 पे मुझे जो वैल्यूज मिल रही है वो दोनों सेम मिल रही है। सोल्यूशन में क्या होता है, या तो सारी डिफरेंट मिले, उसके हिसाब से मैक्सिमम मिनिमम बता दो अगर रीजन बाउंडेड है तो। अगर मोर देन वन पॉइंट पे मुझे वैल्यू सेम मिलती हैं, उस केस में जो आपका सोल्यूशन होगा उन दोनों, किसी दो को ले लीजिए, अब तक 2 पॉइंट मिले, इससे ज्यादा नहीं मिला है। ठीक है, अगर 2 पॉइंट्स पे वैल्यूज मिलती है तो हमने कहा कि इन पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी उस पे जो सारे पॉइंट्स हों वो सारे के सारे सोल्यूशन है। और ऐसा कहने का मतलब होगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन हमको मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये, तो हमने कहा कि इन दोनों को, इन दोनों से मतलब 4,0 0,6 को मिलाने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे, मिलाने से जो लाइन बनेगी उस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इसके सोल्यूशन होंगे। ठीक बात है, बात समझ में आती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है करेगा सॉल्व द एलपीपी। फिर से एलपीपी मेरे पास फिर से ये क्वेश्चन है, 3 इक्वेशंस हैं, 3 बेसिकली 5 बोल लीजिए, 3 कह लीजिए। तो हमने कहा कि इनको फिर से क्या करना है आपको, फिर वही कहानी रिपीट करनी है। लाइन में कन्वर्ट करिए, इक्वेशन ड्रॉ करिए और पॉइंट्स निकाल के उन पॉइंट्स पे पहले तो देख लीजिए कि रीजन कैसा आ रहा है, बाउंडेड आ रहा है अनबाउंडेड आ रहा है, उसके हिसाब से बात कर लेंगे। हमने कहा कि आपको क्या करना है, इनको लाइन में कन्वर्ट करनी है। अगर इसको लाइन में कन्वर्ट करो तो हमने कहा कि 4x प्लस का y बराबर 80 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस 5y बराबर 115 है यहाँ पे। यहाँ पे अगर बात करोगे 3x प्लस का 2y बराबर क्या है 150 है, राइट। x y ग्रेटर देन 0 मतलब x y बराबर 0, जो कि x और y एक्सिस इटसेल्फ होंगी, तो बात ही खत्म। क्या करना है, फिर से इन लाइन के करस्पॉन्डिंग आपको करनी है पॉइंट्स निकालने हैं। ये हो जाएगा 80 और x प्लस 5y ये 115 है, और यहाँ पे 3x प्लस का 2y बराबर क्या है, ये आपके पास 150 है। ठीक है, अब एक बार एक्स जीरो करिए, एक्स जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, y80 मिल जाएगा, मतलब 0,80 एक पॉइंट हो गया। ठीक है, y को 0 पुट करा तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये 20,0 मिल जाएगा आपके पास। यहाँ पे बात कर लीजिए, y को 0 x को 0 पुट करोगे तो y की जो वैल्यू मिलेगी 115 में 5 से अगर डिवाइड करोगे तो ये कितना मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो ये ट्वाइस हो जाएगा, फिर ये आपके पास 23 आ जाएगा। तो 0,23 आपने y को 0 पुट किया तो 115,0 मिल जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात कर लीजिए, x 0 पुट करोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू 75 आ जाएगी, और y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी। ये पॉइंट्स आगे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करके बता दूं, ये मैंने सारे ऑलरेडी प्लॉटेड हैं। तुमने कहा कि ये मेरे पास 3 लाइनें थी, तीनों लाइन को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, 50,0 और करस्पॉन्डिंगली जो पॉइंट था इसके लिए क्या था, तो ये आपके पास क्या पॉइंट आया था,
150 वाली जो लाइन थी, तो ये है आपके पास 0 और 75 50,0, ठीक है। तो यहाँ पे बात करोगे तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कट कर रहा, तो ये 75 पे कट कर रहा है और यहाँ पे 50 कम है। तो बेसिकली ये ड्रोन है। अब लाइन को आप खुद से प्लॉट कर लीजिए, ग्राफ पे मैं आ गया। हमने कहा कि प्लॉट करा हमने, लाइन प्लॉट करने के बाद जो चीज हमको करनी होती है, हमको इनको कॉमन रीजन बताना होता है। इनइक्वालिटी जो यहाँ पे है मेरे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो क्या है? तो हमने कहा कि इनइक्वालिटी है आपके पास 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 80। दूसरी इनइक्वालिटी है x प्लस 5y आई गेस ग्रेटर देन इक्वल टू 115, और लास्ट वाली है 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y लेस देन 150। ठीक है, यही लिखा हुआ। अब अगर यहाँ पे बात करो, हमने कहा कि उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास इनइक्वालिटी के साथ ये मेरे पास लाइन है। 0 0 मुझे दिख रहा है कि इन सबके नीचे है। 0 0 पुट करते चले जाइए और सारे लाइनों के लिए चेक करिए। अगर मैं जीरो पहले वाली में 0 0 पुट करता हूँ, अब पहले वाले से क्या मतलब है, कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ मैं इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ जो ये 80 वाली लाइन है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 4x प्लस वाई के लिए, तो हमने कहा कि ये 4x प्लस वाई है, 0 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, ग्रेटर देन 80 आएगा, तो यहाँ से 0 ग्रेटर देन 80। क्या ये बात सही है? 0 80 से बड़ा है? नहीं है। इसका मतलब इसके नीचे ओरिजिन था, जिस जो पॉइंट हमने चूज किया, तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसके अपोजिट वाला करेगा। अपोजिट वाला ये पूरा आ जाएगा, है ना। इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, वो तो आपको वैसे भी पता है, एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 से। दूसरे वाले लाइन पे आ जाइए, 150 वाले पे, जो कि यहाँ पे ये मेरे पास लाइन है। तो अगर मैं 150 के लिए चेक करूंगा, तो ये फिर से वही बात होगी कि 0 प्लस 0 और ये लेस देन 150 हो जाएगा। इसका मतलब 0 लेस देन 150। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल बात सही है। बिल्कुल बात सही करने का मतलब है इसके नीचे ओरिजिन है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, और इसके नीचे वाला जो रीजन होगा वो सोल्यूशन होगा। मतलब ये पूरा रीजन, अगर नहीं दिख रहा तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये पूरा रीजन जो होगा इसका सोल्यूशन होगा। और अब आ जाते हैं लास्ट वाली लाइन, जो कि ये वाली लाइन है। इस वाले लाइन में अगर मैं पुट करता हूँ तो 0,0 है, 0 प्लस 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 115 है, राइट। 0 ग्रेटर देन 115। क्या ये बात सही है? नहीं। इसका मतलब ओरिजिन इसके नीचे, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इसके ऊपर वाला रीजन होगा। तो ऊपर वाले रीजन की बात करोगे तो उसके ऊपर रीजन कौन सा होगा? ये रीजन हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना। अब हमको सबका कॉमन कॉमन चाहिए। ये इसके ऊपर कह रहा है, ये इसके नीचे कह रहा है, ये इसके राइट में कह रहा है। तो हमने कहा कि इन सब का कॉमन रीजन जब आप निकालेंगे, तो मुझे दिख रहा है कि ये जो लिखा हुआ है आपके पास फीजिबल रीजन, ये आपका इन सब के लिए इसका कॉमन रीजन है। अब अगर रीजन मिल गया, हमने कहा कि रीजन जो आया वो तो बाउंडेड है। ठीक है, रीजन आया, बाउंडेड आया, बाउंडेड आया, तो हमने कहा कि कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मैक्सिमम मिनिमम हमको मिलनी है। तो हमने कहा कि मुझे बस कैसे भी करके ये पॉइंट चाहिए। पॉइंट अब देखोगे तो यहाँ 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 ये तीनों पॉइंट्स मुझे नोन नहीं है, बट इन तीनों लाइनें तो मुझे नोन है। तीनों से मैं करस्पॉन्डिंगली इन सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकता हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला मैंने, 40,15 आ रहा है, 15,20 आ रहा है, 2,70 आ रहा है, 72 आ रहा है। मेरे पास कॉर्नर पॉइंट है, फिजिबल रीजन है, बाउंडेड है, कॉर्नर यूनिट्स पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलनी है। मेरे पास पॉइंट है, वैल्यू चेक कर लो। ये 3 पॉइंट थे मेरे पास, इन पे 15,20, 2,72, 40,15 वैल्यूज मैंने चेक करी, 228, 285, 150। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था यहाँ पे, बोला था कि इसको आपको मिनिमाइज करनी है, मतलब मिनिमम वैल्यू चाहिए आपको। तो इसके मिनिमम वैल्यू आपने देख ली, कितना आ रहा है? 150 आ रहा है, और यही आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या करना है? कुछ नहीं। ठीक है, अगर यहाँ तक आप मेरे साथ हो, वीडियोस को, अपने क्वेश्चंस को फॉलो किए, आपको पता है एग्जैक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। प्रैक्टिस आपको करनी है, जितना आप करिए इतना करिए कि बस आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करे तो आप अटके ना। ठीक है, और वो बिना गलत हुए सॉल्व हो। आई मीन 100% एक्यूरेसी नहीं होगी, सब किसी की नहीं होती, बट हाँ आप मैक्सिमम आप ये मान के चलिए तो 98% 99% आप क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमिन्ड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये आपको गिवन है, ये क्लोज बाउंडेड रीजन आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे ये दे रखा है। इनके कॉर्नर पॉइंट्स भी आपको दे रखा है बाउंडेड रीजन होने के साथ साथ, और इसके बेसिस पे आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कि ये जो जेड है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है आपका, बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। क्या करना है? कॉर्नर पॉइंट्स है, बाउंडेड रीजन, फिजिबल रीजन आपके पास है,
अगर मैक्सिमम मिनिमा कुछ भी चाहिए तो हमने कहा कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलने चाहिए। कॉर्नर पॉइंट्स के लिए हमने चेक कर लिया, ये जो पॉइंट्स थे 0,8, 4,0, 8, 6,8 सारा कुछ दे ही रखा है इस पे। तो हमने कहा कि इन कॉर्नर पॉइंट्स पे हमको क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। मैंने इन सारे ही कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लिया। हमसे पूछा गया कि मैक्सिमम बताओ। वैल्यू देखा जाए तो -32, -28, -14, -2। ऑब्वियसली सारे निगेटिव, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जो होगा हमेशा निगेटिव से तो बड़ा ही होगा। मैक्सिमम वैल्यू की बात करी तो 4,0 पे मुझे 12 मिल रहा, विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू। कंपैरिजन किया मैंने, सबसे बड़ी वैल्यू यही है, तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। कुछ बताने की जरूरत नहीं इसमें। ई पॉइंट पे, जो कि ये नीचे का पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आपको मिल गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा कह रहा है कि अगर z px प्लस क्यू वाई है और पी क्यू दोनों ही पॉजिटिव हैं, बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड द कंडीशन ऑन पी एंड क्यू सो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स एट 4,10 एंड 6,8। दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम चाहिए। अगर कभी भी दो पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम आते हैं, इसका मतलब उन पॉइंट्स को ऐड करने वाले सारे पॉइंट जो होंगे मैक्सिमम मिनिमम देते हैं। तो पहली बात तो इन्होंने कंडीशन कहा कि दोनों पे मैक्सिमम आ रहे। अब दोनों पे मैक्सिमम आने का मतलब दो डिफरेंट वैल्यू तो नहीं हो सकता, सेम वैल्यू होगा। तो इन दोनों पॉइंट के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करिए। दो इक्वेशन बनेंगे एक्स वाई के लिए, पी और क्यू के लिए कंडीशन आपसे पूछा गया है। फाइंड द, हाँ, तो इन दोनों की वैल्यू, दो इक्वेशन बनेगी पीक्यू के लिए सॉल्व कर लेंगे, आपके पास इक्वेशन मिल जाएगा। तो अगर इसके सोल्यूशन में यहाँ पे बात कर लूँ, अगर 4,10 पुट करोगे जेड के अंदर, क्या वैल्यू देगा ये? लेट से जेड मैक्स देगा, कह ही रहा है कि मैक्सिमम होगा, तो ये कह रहा है कि 4,10, तो 4p प्लस का 10q हो जाएगा, पहली इक्वेशन होगी। दूसरा वाला भी कह रहा है कि ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू दे रहा, तो ये भी सेम ही देगा, तो 6p प्लस 8q, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, पी क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए। किसी एक को इक्वेट करना पड़ेगा आपको। अगर किसी को इक्वेट करना है, किसको कर ले, किसी को कर लीजिए। अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू तो सेम ही रहनी है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे भी 12 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे। यहाँ पे करोगे तो ये 30 हो जाएगा और यहाँ पे करोगे तो 16 होगा। ठीक है, 30 माइनस 16 करोगे तो 14q। अच्छा, हमको रिलेशन चाहिए ना, पी क्यू की वैल्यू नहीं चाहिए हमको, रिलेशन चाहिए। हम ये क्यों कर रहे हैं? अगर रिलेशन चाहिए तो हमने कहा दोनों जेड मैक्सिमम वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4p प्लस 10q बराबर 6p प्लस 8q। राइट, 6p को आप इधर लेके जाओ या फिर उल्टा कर लो, 4p को उधर लेके चले गए तो इधर 2p बचेगा, 8q को इधर लेके आ गए तो 10 माइनस 8 हो जाएगा, तो 2q बचेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे 2q हो गया, तो p बराबर q हो गया। सिंपल सा ये कंडीशन हो गया, इस बात के लिए ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहे होंगे, तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे वैल्यूज हमने सॉल्व कर दी है, तो p बराबर q क्या मिल जाएगा आपके लिए, कंडीशन हो जाएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने कहा कि ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमने कहा कि पहले आपके पास पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे और इन क्वेश्चन को पहले फ्रेम करना है, फिर सोल्यूशन का पूरा प्रोसेस सेम है, कुछ नया नहीं करना है। आते हैं, बात कर लेते हैं कैसे कंडीशन है। एक पहला क्वेश्चन मैंने केस स्टडी का करवाया तो उसमें इक्वेशन बना के दे दी थी, तो अब इसमें इक्वेशन नहीं बनी होगी। ठीक है, 3 क्वेश्चन है आई गेस इसमें, तीनों को सोल्व करके देखते हैं। हमने कहा कि रेशमा दिस इज टू मिक्स टू टाइप ऑफ फूड पी एंड क्यू सच वे इन सच वे दैट विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट विटामिन से एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। मतलब जो आपको विटामिन ए और विटामिन बी की रिक्वायरमेंट एटलीस्ट, कम से कम, उससे ज्यादा हो जाएगा चलेगा, 8 यूनिट्स विटामिन ए होना चाहिए, 11 यूनिट्स विटामिन बी होना चाहिए। दो फूड आपने चूज किया पी और क्यू को। कह रहा है कि फूड पी कॉस्ट ₹60 पर केजी, ₹60 पर केजी, एंड फूड क्यू जो है ₹80 पर केजी पड़ रहा है। फूड पी में कंटेन्स 3 यूनिट केजी ऑफ विटामिन ए, मतलब 1 केजी में 3 यूनिट आपके पास विटामिन ए मिल रहा है, 5 यूनिट पर केजी विटामिन बी मिल रहा है, वाइल फूड क्यू कंटेन्स 4 यूनिट विटामिन ए एंड 2 यूनिट्स विटामिन बी। ठीक है, डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। हमको क्या चाहिए, मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर चाहिए। अब अगर मैंने कहा कि x केजी में फूड ए ले रहा हूँ, y केजी में फूड बी ले रहा हूँ, ठीक है, पर यूनिट जो कॉस्ट है इसकी 60 है और इसकी 80 है, तो हमने कहा कि ये पूरा मेरे पास प्राइसिंग पड़ रहा है,
तो यही मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो कि हमको मिनिमाइज करनी, कि जो कॉस्ट हो हमारा मिनिमम हो तो इसको मिनिमाइज करना है। ये मेरे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। पहली चीज फ्रेम हो गई। हमने कहा कि जो भी अमाउंट लोगे तो या तो जीरो लोगे या तो जीरो से बड़ा लोगे, नेगेटिव में तो कोई भी नहीं ले सकते। तो हमने कहा कि एक्स वाई जो वैल्यू हो सकती है, वाई एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, एक दो कंस्टेंट ये मिल गया। अब जो कंटेन कर रहा है मिक्सचर उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने कहा कि जो फूड पी हमने लिया है उसमें कह रहे हैं कि विटामिन ए जो है 3 यूनिट है पर केजी के हिसाब से, और 5 विटामिन बी है, और फूड क्यू में 4 यूनिट विटामिन ए है और 2 यूनिट विटामिन बी है पर केजी के हिसाब से। अगर मैंने, और ये कहता है कि जो मैक्सिमम हो सॉरी मिनिमम जो एटलीस्ट फूड में मिलना चाहिए मुझे, वो 8 और 11 है विटामिन ए, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास ये है। ठीक है जी। तो हमने कहा कि अगर यहाँ से x केजी आपने विटामिन ए लिया है तो x केजी के हिसाब से पी और क्यू को मिला के आपके पास जो विटामिन ए मिलना चाहिए वो एटलीस्ट आपके पास कितना मिलना चाहिए। तो हमने कहा कि कितना मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए, राइट, है ना। तो हमने कहा कि अगर इसमें पी में आपने फूड ए को एक्स अमाउंट में लिया है और फूड क्यू को वाई अमाउंट में लिया, हमको विटामिन ए चाहिए। तो हमने कहा कि अगर 3 यूनिट मिल रहा पर केजी में, हमने एक्स केजी लिया आपके पास फूड ए, तो इतना तो अमाउंट मुझे मिल गया विटामिन ए का फूड ए से, फूड पी से। दूसरा जो है पर यूनिट में ये आपके पास दे रहा है 4, तो हमने कहा कि वाई यूनिट हमने वाई केजी लिया है, तो यहाँ से 4 वाई जो होगा विटामिन ए यहाँ से मिल जाएगा 4 × वाई। अब ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट मेरी कहता है कि एटलीस्ट 8 यूनिट तो मुझे चाहिए विटामिन ए, मतलब ज्यादा हो जाएगा चलेगा, तो मतलब 8 यूनिट से कम नहीं ले सकते, उससे ज्यादा ले सकते। तो मिनिमम जो हो सकता है वो 8। दूसरे की बात कर लो, विटामिन बी की बात कर लो, तो हमने कहा कि एक्स ले लो, फिर से 2 वाई हो जाएगा। आपको कितना चाहिए मिनिमम, 11 मिनिमम हो सकता है। तो ये सारे कंस्टेंट, क्या क्या कंस्टेंट मिल गया, ये मिल गया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मिल गया, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मिल गया, मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिला जो कि 60x प्लस का 80y आया, राइट। अब ये फिर से क्या हो गया, आपके पास पूरी लीनियर प्रोग्रामिंग होगी, आपने सिर्फ इसको फ्रेम किया। सोल्यूशन का पार्ट एग्जैक्टली द सेम जैसे हमने अब तक करते हैं इतने सारे क्वेश्चन में, जिसको आप खुद से करोगे। ठीक है, तो ये मैंने क्वेस्ट कर लिया, ये मेरे पास कंडीशन मिल गई, मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया, सारे कंस्ट्रेंट मिल चुके हैं। हमने कहा कि सॉल्व करोगे इन सारे ही कंस्ट्रेंट को, क्या करना, पहले लाइन में ड्रॉ करो, ग्राफ प्लॉट करो, और आपके पास फिजिबल रीजन मिलेगा। जब इसको हमने ड्रॉ किया तो ये मेरे पास फिजिबल रीजन मिल रहा है जो कि अनबाउंडेड रीजन दिख रहा है, ऑब्वियसली क्लियरली यहाँ पे कि अनबाउंडेड है। ठीक है, तो अनबाउंडेड मिला। तो हमने कहा कि पहली बात तो जो कॉर्नर पॉइंट्स है उन कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यूज निकाल लीजिए। कॉर्नर पॉइंट्स ये मेरे पास 3 मिल रहे हैं। ठीक है, इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स जो कि 8/3, 0 है, 2, 1/2 है, C, 0, 11/2 है, इस पे मैंने वैल्यूज निकाली है। एक पॉइंट इसमें और है जो कि 2, 1/2 है, इस पे जब हमने वैल्यूज निकाली है तो ये वैल्यूज क्या हो रही है, तो हमने कहा कि अगर इसमें पुट करोगे तो 60 × 2 इज 120, और ये 40, ये अगेन 160 आ जाएगा। तो इसमें चाहो तो ये पॉइंट को आप यहीं पे लिख सकते थे कॉमा लगा के, बट ठीक है, इन ये वैल्यूज को हमने निकाली है। ठीक है, अब क्योंकि जो रीजन आया वो अनबाउंडेड आया, तो हमने कहा कि फिर से एक इनइक्वालिटी फ्रेम करनी पड़ेगी। किससे, तो हमने कहा कि जो मिनिमम वैल्यू आई है, मिनिमम वैल्यू कितनी आई है 140, और सॉरी 160, अब ये दोनों को आई है। तो हमने कहा कि इससे मैंने इनइक्वालिटी बनानी है, और इससे इनइक्वालिटी बनाओगे तो बेसिकली क्या बनेगा, 60x प्लस का 80y। ठीक है, फिर से क्या करना है, अगर आप डिवाइड कर दो इसको किससे, तो पहली बात तो जीरो कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे 6x प्लस का 8y लेस देन 16 आ रहा है। अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये अपने पास 3x प्लस का 4y और लेस देन 8 आ जाएगा, राइट। और अगर इसको आप देख रहे हो तो आई गेस ये हमने इक्वेशन ऑलरेडी बना रखी है। ठीक है, ये सेम लाइन है, यहाँ पे वहां पे ग्रेटर लेस देन का आ रहा है, इस पे मेरे पास ये क्या है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन नहीं, बाउंडेड बाय दैट इज अच्छा मिनिमम वैल्यू ऑफ z, मिनिमम पूछा है तो ऑब्वियसली लेस देन की बात करेंगे, और अगर यहाँ पे मिनिमम बात करें तो 160 मिनिमम ही था। ठीक है, इससे आप जब ड्रॉ करोगे तो अपने कहा कि सेम ही लाइन मिल जाएगी ना जो पहले से ड्रॉ थी। ये वाली कौन सी लाइन है, अगर आप देखोगे तो यही वाली लाइन है, लेकिन इसमें इनइक्वालिटी का फर्क आ गया। ये अभी इसके पहले जो गिवन था क्वेश्चन में वो 4x प्लस का ये था ग्रेटर देन 0 से,
पहली वाली इनक्वालिटी जो थी वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ये सीधा सीधा दिख रहा है। और जो हमने बनाई है वो लेस देन 0 से है, लेस देन 0 नहीं 8 है बेसिकली, यहाँ पे 8 है, 3x4y लेस देन 8 है। ऑब्वियसली जो भी रीजन आएगा ये अपोजिट होंगे। तो हमने कहा कि अगर यहाँ पे सेटिस्फाई करके देख रहे थे तो हमने कहा कि ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास जो कॉमन रीजन आ रहा था वही आ रहा था, इसको सेटिस्फाई करो। 0 + 0 पुट करोगे लेस देन 8, क्या 0 लेस देन 8 है? हाँ है। और ये इसका मतलब कि इसके नीचे का रीजन, तो जो पहले से आया जो अभी आया क्या कुछ कॉमन है इन दोनों में? नहीं कॉमन है, और नहीं कॉमन है तो मैंने कहा कि जो पहले से मिनिमम मैक्सिमम या मिनिमम या मैक्सिमम जो भी आया है वही इसका सोल्यूशन है। यहाँ से मिनिमम पूछा गया था तो 160 पे ही क्या मिल जाएगा आपको, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब यही आपके पास मिनिमम वैल्यू देगा। और ये 2 पॉइंट पे मिल रहा था तो हमने कहा कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाले जितने भी पॉइंट हो गए सारे पे ये वैल्यू देगा, ठीक है, विच इज 160। बात करें नेक्स्ट की, फिर से मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि कहता है कि मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स, ठीक है, इट टेक्स 1 आवर्स ऑफ वर्क ऑन मशीन ए, 3 आवर्स ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स। एक पैकेज ऑफ नट्स के प्रोड्यूस करने में 1 घंटे मशीन ए पे लगते हैं, 3 घंटे मशीन बी पे लगते हैं। इट टेक्स 3 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 1 आवर्स इन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ बोल्ट, ठीक है, 3 घंटे ए वाले पे काम करोगे और 1 घंटे बी वाली मशीन पे काम करोगे तो एक पैकेट किसका निकलेगा? बोल्ट का निकलेगा, ठीक है, पैकेज ऑफ बोल्ट्स। ही अर्न्स प्रॉफिट of rupees 17.5 पर पैकेज ऑन नट्स एंड 7 रुपीज पर पैकेज ऑफ बोल्ट्स। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो नट्स पे अगर मैंने x मान लो x यूनिट में प्रोड्यूस करा है तो 7.5 इंटू एक्स और 7.7 इंटू वाई, ये जो होगा ये मेरा प्रॉफिट होगा, राइट, टोटल प्रॉफिट। अगर एक्स यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हो तो 7.5 के हिसाब से इतना हो जाएगा, और वाई यूनिट जो बोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो हमने कहा कि इससे मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया जो कि मुझे प्रॉफिट अगर बात कर रहा हूँ। हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ इट शुड बी प्रोड्यूस्ड इन सच अ वे सो दैट मैक्सिमम हिज प्रॉफिट, तो ये मेरे पास प्रॉफिट है और यही मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इसको हम लोग क्या कह रहे हैं तो मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं। अब क्योंकि प्रोडक्शन तो हो ही रहा है तो ऑब्वियसली एक्स ग्रेटर देन 0 हो सकता है, इससे निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ऐसा थोड़ा नहीं कहोगे जो प्रोडक्शन कर हमने -5 यूनिट करी, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो इमेजनरी हो जाएगा, ऐसा रियल लाइफ में कभी भी संभव नहीं है, ठीक है, ये कंस्टेंट बन के। बाकी टाइमिंग के हिसाब से एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो टाइम लग रहा है उसके हिसाब से देख लो कि अगर मैं एक्स यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ किसको, आपके नट्स को, तो उसके हिसाब से मशीन ए पे और मशीन बी पे कितने घंटे काम करने पड़ रहे हैं। और कहता है कि ऑपरेट हिज मशीन फॉर एट मोस्ट 12 आवर्स अ डे, 12 घंटे से ज्यादा आपको चलानी नहीं है। एक यूनिट प्रोड्यूस करने में मशीन एक पैक प्रोड्यूस करने में पहले नट्स को 1 घंटा मशीन ए पे लग रहा है, 3 घंटा मशीन बी पे लग रहा है। हमने कहा कि अगर एक टेबल बना के आराम से देख ले, हमने कहा कि ये मशीन ए है जिसपे आप घंटों में काम कर रहे हो, ये मशीन बी है मेरे पास जिसमें घंटों में काम कर रहा हूँ। अवेलेबिलिटी दोनों में 12 घंटे 12 घंटे है, 12 घंटे से ज्यादा मशीन हम कोई से भी चला नहीं सकते, तो मैक्स जो चला सकते हैं वो 12 घंटे है। नट्स को प्रोड्यूस करने में जो टाइम लग रहा है मशीन ए पे वो 3 घंटे है, और इस पे मेरे पास मशीन ए पे 1 घंटे और मशीन बी पे 3 घंटे। बोल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए मशीन ए पे 3 घंटे है लगते हैं और आपके पास मशीन बी पे 1 घंटा लगता है। हमने एक्स अमाउंट पैकेजेस के हिसाब से बात करी कि एक्स अमाउंट ऑफ पैकेज आपने प्रोड्यूस करे हैं नट्स के, तो कितना टाइम लगा होगा उस टाइम के हिसाब से देखें, तो हमने कहा कि 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई जो मशीन बी पे लग रहा है हमने नट्स के एक्स यूनिट प्रोड्यूस करे है ना, ठीक है, तो हमने कहा कि अगर एक्स यूनिट आपने प्रोड्यूस करा तो 1 इंटू एक्स, ठीक है, पहले वाले मशीन के हिसाब से, और 3 यूनिट बी पे मिल रहा है तो हमने कहा कि 3 इंटू वाई, 12 घंटे से ज्यादा चला नहीं सकते, तो इक्वेशन एक मेरे पास यहाँ पर। दूसरे वाले में अगर बात करूँ बोल्ट की, तो पहले वाले मशीन पे आपने 3 घंटे लग रहे हैं उसको वाई यूनिट एक्स यूनिट प्रोड्यूस करने में, और यहाँ पे जो मशीन बी पे है बोल्ट जब प्रोड्यूस करो तो उसको 1 घंटा लग रहा है आपके पास वाई यूनिट को प्रोड्यूस करने में, तो हमने कहा कि 1 इंटू वाई, और इस पे भी मैंने कहा कि किसी को भी 12 घंटे से ज्यादा तुम चला नहीं है। तो ये मेरे पास कंस्ट्रेंट होंगे, एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0 है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के हिसाब से अगर देखें तो 7.50 नट्स पे मिल रहे थे और 7 रुपीज मुझे वाई पे मिल रहे थे, तो मैंने कहा कि जो प्रॉफिट है मेरे पास ये मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ये मुझे मिल गया जेड, और इसको करना है मैक्सिमाइज, कंस्ट्रेंट है
ड्रॉ करिए, ग्राफ को प्लॉट करिए, कॉर्नर पॉइंट निकालिए, उसके हिसाब से देखिए बाउंडेड है अनबाउंडेड है, वैल्यूज निकाल लीजिए। तो यहाँ पे बात करें, हमने कहा कि कंस्ट्रेंट को आप कलेक्टिवली लिख लिया मैंने, लाइन के टर्म में इसको मैंने ड्रॉ भी कर दिया है आप लोगों के लिए। ड्रॉ करेंगे तो ये तीन लाइन, दो लाइनें हैं, इसके हिसाब से आपको मिलेगा ये कॉमन रीजन। ठीक है, अगर मैं कॉर्नर पॉइंट्स की बात करूँ तो ये मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स है। इन कॉर्नर पॉइंट्स पे जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उस पे मैं वैल्यूज की अगर बात करूं तो क्या वैल्यू मिल रही है, 0 मिल रहा है, 70, 73.5 और 28। हमसे पूछा गया मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, तो हमने कहा कि ये दिख रहा है मुझे 73.5, कहाँ पे, 3,3 पे। तो मतलब 3 यूनिट आपके आपको नट प्रोड्यूस करना है, 3 यूनिट आपको बोल्ट प्रोड्यूस करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको प्रॉफिट जो होगा इन गिवन सिनारियोज में मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाउंडेड रीजन तो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मिलने हैं। बात करते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे ही हैंडआउट का, फिर से रीड आउट करते हैं, ध्यान से समझते हैं। कहता है कि अ डाइट इज कंटेन एट लीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए और 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल। दो चीजें चाहिए एक डाइट के अंदर, जो कि 80 यूनिट आपके विटामिन ए चाहिए और 100 यूनिट आपको मिनरल चाहिए। टू फूड्स F1 एंड F2 आर अवेलेबल, दो फूड आपके पास है। फूड 1 की जो कॉस्ट है पर यूनिट 4 रुपीज पर यूनिट है, और दूसरे F2 की जो 6 रुपीज पर यूनिट है। दो फूड अवेलेबल है, मुझे कम से कम 80 यूनिट मिनिमम विटामिन ए चाहिए, 100 यूनिट विटामिन मिनरल्स मिनिमम मिनरल्स चाहिए मुझे। इन दोनों का कॉस्ट हो गया। और जो वन फूड ऑफ यूनिट है F1 कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। F1 फूड सेलेक्ट करते हो तो पर यूनिट में 3 यूनिट विटामिन ए मिलेगा, 4 यूनिट मिनरल मिलेगा। F2 अगर आप सेलेक्ट करते हो तो 6 यूनिट विटामिन ए मिलेगा, 3 यूनिट्स विटामिन, 3 यूनिट्स मिनरल्स मिल जाएगा। Formulate this as linear programming. Find the minimum cost of the diet that consists of mixture of these two foods. Also meets the mineral और nutritional requirement. न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है भाई, कि मिनिमम विटामिन ए 80 यूनिट्स जो आपके पास विटामिन ए मिल जानी चाहिए उस खाने से, और जो आपके पास है 100 यूनिट्स मिनरल्स मिल जाने चाहिए मुझे कैसे भी करके इन दोनों फूड से। पहले जो फूड का कॉस्ट है F1 की अगर बात करोगे तो कह रहा है कि ये कितना है पहले का, तो 4 रुपीज पर यूनिट है। अगर एक्स अमाउंट में फूड 1 लेते हो तो जो पैसा खर्च होगा पहले वाले फूड पे वो 4 × X हो जाएगा। अगर वाई अमाउंट ऑफ आप ले लेते हो फूड F2, तो यहाँ पे मैंने कहा कि 6 रुपीज पर यूनिट है, तो ये टोटल मेरे पास कॉस्ट आएगा। तो कॉस्ट का जो कॉस्ट ही मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, इसको ही तो मिनिमाइज करना है। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। हमने कहा कि जब फूड खरीदोगे तो या तो जीरो फूड नहीं लोगे, दोनों कोई एक फूड लोगे, दोनों ले सकते हो। हमने कहा कि मिनिमम क्या कर सकते हो, पहला वाला फूड लेट से अगर बात करो तो 0 या 0 से ज्यादा ही लोगे। दूसरे वाले की बात कर लो, ऐसा तो नहीं हो सकता फूड निगेटिव में आप बाई कर लो, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, या तो मिनिमम 0 रखोगे, मैं नहीं लोगे, यही तो कर सकते हैं, नहीं लोगे मतलब, तो वो 0 हो जाएगा उस केस में। कुछ भी खरीदोगे तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये हो गया। अब अगर मैं इनके मिनरल्स और जो मुझे चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखें, तो हमने कहा कि जो फूड 1 है 3 यूनिट्स विटामिन ए कंटेंस करता है, 4 यूनिट मिनरल्स, हमको दोनों चाहिए, है ना। F2 6 यूनिट ये मिलता है इसमें, और मिलता है इसमें आपके पास 3 यूनिट्स ऑफ मिनरल। ठीक है जी, हमको मैक्सिमम विटामिन ए जो चाहिए वो 80 चाहिए, और मिनरल्स जो है मिनिमम हमको 100 चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम नहीं मिनिमम ही चाहिए, मुझे लग रहा है कि जो कॉस्ट एटलीस्ट, हाँ कम से कम 80 चाहिए। ठीक है, बात करते हैं तो हमने कहा कि उसके हिसाब से अगर X यूनिट हमने खरीदा है फूड 1 का, ठीक है, और आपने उस Y यूनिट खरीदा है फूड F2 का बेसिकली, तो F2 से जो विटामिन मिलेगा, अगर आपने Y यूनिट लिया है F2 को, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे Y और इसको हमने बोल दिया कि X यूनिट लिया, तो X से जो फूड मिल सकता है वो 3X मिल जाएगा। जो Y से मिलेगा विटामिन ए वो आपके पास 6Y मिलेगा, और दोनों का जो सम होगा 80 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 3X प्लस का 6Y ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 80 से। ठीक है, ये आपके पास 80 होगा। अगर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट हमने कहा कि एक्स अमाउंट अगर फूड हमने खरीदा तो ये टोटल मिनरल जो इससे मिल सकता है वो ये, और टोटल मिनरल जो फूड 2 से मिल सकता है अगर आपने वाई अमाउंट में खरीदा तो ये मिलेगा। तो हमने कहा कि ये मिल जाएगा 4X प्लस का 3Y, और ये होना चाहिए 100 से ज्यादा। तो एक दो इक्वेशन ये बन गई, X ग्रेटर देन 0, Y ग्रेटर देन 0 आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इनको सॉल्व करनी है
जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो कि 4x प्लस का 6y है, इसको मैक्सिमाइज कॉस्ट को मिनिमम करना है। ये आपके पास कॉस्ट का फंक्शन है, कॉस्ट को मिनिमम कर लीजिए। कैसे आएगा, सारी कहानी सेम। आप यहाँ पे इन सारे इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, लाइन में कन्वर्ट करेंगे। लाइन में कन्वर्ट करके जब आप इनका ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। कौन सा वाला, ये वाला पूरा का पूरा। अब अगर इसमें मैं देखूं तो हमने कहा कि ये तो अनबाउंडेड रीजन है। कोई बात नहीं, बाउंडेड है अनबाउंडेड है, हमने कहा कि मैक्सिमम मिनिमम जो भी मिलना है इन कॉर्नर पॉइंट्स में मिलना है। और अनबाउंडेड है तो एक पॉसिबिलिटी है कि ना भी मिले, है ना। अनबाउंडेड के केस में एक पॉसिबिलिटी रहती है कि मैक्सिमम मिनिमम जो भी आपको चाहिए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आपको ना मिले। पर ठीक है, पहले तो इन सारी जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इन पे हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। वैल्यूज हमने निकाला इन सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे, तो जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 104 आ रही है, और ये पॉइंट 24,4/3 पे आ रही है। अब यहाँ तक बात खत्म हो जाती है अगर बाउंडेड होता। अनबाउंडेड है तो एक इनइक्वालिटी और बनेगी। कैसे बनेगी, तो हमने कहा कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, और ये मिनिमम है तो लेस देन स्मॉल m से एक इनइक्वालिटी और बनानी है। जो पहले से फिजिबल रीजन मिला है और जो इससे फिजिबल रीजन है, तो दोनों में कॉमन ढूंढना है। अगर कॉमन निकला तब तो कोई मिनिमम नहीं मिलेगा, कॉमन नहीं निकला तो एक मिनिमम वैल्यू जो कि ऑलरेडी आपको मिल चुकी है वही इसका मिनिमम हो जाएगा। z क्या है, तो ये है आपके पास 4x प्लस 6y, और यहाँ से मिनिमम वैल्यू जो मिली 104 मिली। आप चाहो तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 2x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, और यहाँ पे बात करोगे तो ये 52 आ जाएगा। इससे अगर एक लाइन ड्रॉ करी जाए तो वो एक लाइन ड्रॉ होगी आपके पास, ये जो आपके पास डॉटेड लाइन दिख रही है ये वाली, ठीक है। अब ये लाइन होगी, हमने कहा कि हमको क्या करना है, देखना है एक जो पहले से ये मेरे पास कॉमन रीजन मिला और जो इसका रीजन, तो पहली बात है इसको रीजन कौन सा है वो देख चेक कर लेते हैं। तो हमने कहा कि अगर मेरे पास 2x प्लस 3y लेस देन 52 है, और अगर मैं 0 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये 52 हो जाएगा। 0 लेस देन 52, क्या ये बात सही है? 0 का 52 से छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है। तो इसका मतलब इस लाइन के नीचे वाला जो रीजन होगा इसका फिजिबल रीजन होगा। जो पहले से फिजिबल रीजन है ये है। अब ये डॉटेड है तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये भी पॉइंट काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो डॉटेड है तो वो पॉइंट उस पर कंसिडर वैसे भी नहीं है। तो हमने कहा कि इसका जो रीजन है, इसका दो रीजन है, दोनों टोटली डिफरेंट है। देयर इज नो पॉइंट इन कॉमन, और देयर इज, इफ देयर इज नो पॉइंट इन कॉमन, देन द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन which you already got, which is 104, is the minimum value, and the point at which it given the value is 24,4/3. This is your answer, राइट। अगर मिल जाता कॉमन तो आपके पास कुछ भी मिनिमम वैल्यू नहीं मिलता, मिनिमम एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सारी बात हमने यहाँ पे लिख दी है और यहाँ पे सारी बातें होती हैं खत्म। ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं तो हमने कहा कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो हमने टाइम आपको बताया है, इन सारे टाइम की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको फिर से मैं एक बार जाके बता दूं हमने कितना टाइम लिया था इस क्वेश्चन में, कितना क्या एस्टिमेटेड और क्या सॉल्विंग टाइम था। तो हमने 160 मिनट आपको दिए थे इसमें लर्निंग टाइम, जो कि ऑलमोस्ट 3 घंटे के आसपास है। हमने जो पूरा ये सोल्यूशन आपको करवाया वो 2 घंटे में करवाया है, जिसमें मैंने चीजें एक्सप्लेन करी, एक्सप्लेन कर करके सॉल्व करा है। तो अगर एक्सप्लेन करके मुझे सॉल्व करने में, जहाँ पे हालांकि कुछ जगहों पे मैंने स्किप करा है, सॉल्यूशन को समझाया है लास्ट के 2-3 क्वेश्चन में, अगर 2 घंटे में मैं करवा सकता हूँ तो जब सिर्फ सॉल्व करना होगा तो ऑब्वियस है, क्योंकि जब उस समय हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे होंगे तो सिर्फ सॉल्व कर रहे होंगे, सिर्फ सॉल्व कर रहे होंगे तो टाइम कम लगेगा, राइट। तो ऑब्वियसली जो हमने एस्टिमेटेड टाइम दिया वो एग्जैक्टली सही है। आप उस टाइम फ्रेम में ही सॉल्व करिए क्वेश्चंस को पूरा का पूरा। जो लर्निंग टाइम दिया उसके हिसाब से आपको सीखना है, इत्मीनान से करना है, उतने टाइम में आराम से हो जाएगा। रीजन बीइंग कि जब क्वेश्चन सेम पैटर्न पे जा रहा है तो आप नया क्या समझोगे, राइट। 4 क्वेश्चन अगर प्रॉपरली आपने कर लिए तो वो अगले 20 क्वेश्चन में भी वैसे ही हो रहा है, तो समझने के लिए कुछ नया नहीं है ना। तो ऑब्वियसली वो टाइम आपके पास जो दिया गया उससे वो ज्यादा ही है, कम नहीं है। तो होपफुली आप लोग करोगे और वो बात समझ में आई होगी। ऑन दिस नोट इस क्लास को यहीं तक रखेंगे, अगली वाली जो क्लास होगी प्रोबेबिलिटी की होगी। सो मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।